नमस्ते स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। अब हम अपनी 10वीं कक्षा की जो राजनीति विज्ञान की पुस्तक है लोकतांत्रिक राजनीति, ये भाग 2 है। 9वीं क्लास में भाग 1 पढ़ा हमने। हम इसके ऊपर आगे बात करेंगे। तो आपने देखा जो 9वीं क्लास की जो हमारी किताब थी राजनीति विज्ञान की, उसमें हमने संस्थाओं के कामकाज, लोकतंत्र के ढंग को देखा कि लोकतंत्र कैसे काम करता है। भारत के उदाहरण लिए, कई देशों के उदाहरण लिए और हमने तुलनाएं भी की कई देशों से कि कैसे भारत की व्यवस्था अपने आप में और चीन जैसे जो देश उनकी तुलना में अच्छे हैं। वैसे हमने कई उदाहरण लिए। हमने संविधान के ऊपर ही बात किया कि संविधान की संकल्पना कैसे बनी और किस प्रकार से उसका निर्माण हुआ, कैसे प्रभावित करता है हमारे राजनीतिक कामकाज को। तो देखिए, जो हमने 9वीं क्लास में जो पूरी बात की थी, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो उसमें बात की गई थी वो शुरुआती चरण की थी जो बात थी, और उसमें जो ज़्यादा ध्यान हम जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बुनियादी जिनको बोलते हैं बुनियादी अवधारणाएं, उनके ऊपर बात किया था हमने। संस्थाओं, लोकतंत्र के रूल रेगुलेशंस जो होते हैं, क्या नियम हैं, कैसे काम करती है, इनके ऊपर ध्यान दिया था, यानी समझने की कोशिश की थी आधारभूत रूप में। और इस साल जो हम बात करेंगे कि वो जो नियम हैं, हम उन नियमों की जगह जो नियम कायदे हैं, हम प्रोसेस पर ध्यान देंगे, प्रक्रिया। पहले हमने उसकी समझ बनाई, अब हम उसकी प्रक्रिया पर काम करेंगे कि वो कैसे ये कार्य करती हैं। तो इस प्रक्रिया के ऊपर हम मिला के बाद ध्यान देंगे। तो जो हमारा इसी तरह आगे बढ़ेंगे, कई लेसन्स हैं इसमें, 8 करीब लेसन्स हैं। हम शुरुआत में जो पहला लेसन उसको लेते हैं, सत्ता की साझेदारी। तो जो पहला पाठ है सत्ता की साझेदारी, अंग्रेजी में इसे शेयरिंग ऑफ पावर कहेंगे। इसके ऊपर बात करते हैं। सभी लोग परिचय वाले हिस्से पर आ जाएंगे, जो अध्याय 1 है। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। तो देखिए, हमने देखा था ये जो सरकार का जो अंग है उसमें भी सत्ता का विभाजन है कि किस तरह से ताकत न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को भी केंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, हम करने क्या वाले हैं, इस पर ध्यान दें कि पहले 3 में हम उसके सोच को आगे बढ़ाएंगे, इस पर बात करेंगे किस तरह से बंटवारा हुआ है। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं। इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की ज़रूरत क्यों होती है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। चलिए पेज नंबर 2 पर आ जाइए। बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। तो यूरोप जो महाद्वीप है उसमें एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो देशों के नाम है इसको समझ बनाए रखें, या मानचित्र पर आप भी देखें, नीचे एक मानचित्र भी है और आप भी अपने पास एक रखें। जिनके पास मोबाइल है वो खोल के क्रोम पे सर्च भी कर सकते हैं। आसान रहेगा कि इसकी जो सीमाएं हैं, बाउंड्रीज जो हैं, वो किन देशों से मिलती हैं। तो कई बार आपके एग्जाम में भी पूछ लेता है, तो आपके लिए आसान रहेगा। तो वो कौन से देश हैं बेल्जियम के आसपास? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग। इसकी आबादी 1 करोड़ से भी थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है।
देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। तो 59% वो फ्लेमिश जो उनका इलाके का नाम है वहाँ है और डच भाषा है। शेष 40% यानी फीसदी माफ कीजिए लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स, तो देखिए कई बार राजधानी पूछ लेता है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। कि 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। तो ध्यान दिए यहाँ पे नहीं है, अल्पसंख्यक जो है वो फ्रेंच वो ज़्यादा प्रॉस्परस रहे हैं, पावरफुल रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वालों समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। तो 50-60 के दशक में ऐसा हुआ। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत में थे। तो ये ध्यान रखिए, संख्या बड़ी थी लेकिन पावरफुल नहीं थे। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप लोग बिल्कुल सर्च करके बड़े आसानी से देखें इस पर नेट पर। तो हमारे तमिलनाडु है, राज्य है, उसके दक्षिणी तट पर है ये कुछ किलोमीटर की बस दूरी है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंघलियों का है। तो ये नाम ध्यान रखें, सिंघलियों का, हाँ सिंघली, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रश्नों को देख लें। ऊपर चुन्नी का प्रश्न देखिए ऊपर। मेरे दिमाग में सीधा सा समीकरण यह है कि सत्ता का बंटवारा बराबर सत्ता के टुकड़े करना, देश को कमज़ोर करना, है ना, बराबर देश को कमज़ोर करना। हम इस बात से शुरुआत क्यों कर रहे हैं? देखिए, विभाजन अपने आप में कोई अच्छी बात नहीं है। जब विभाजन होता है तो तनाव होते हैं, नुकसान होता है। तो साधारण मतलब आसानी से हम समझे तो इससे दिक्कतें होती हैं और काफ़ी जान माल का नुकसान होता है। स्थिति सामान्य नहीं रहती है। किसको अच्छा लगेगा कि गलत कंडीशन में रहना, अपने आप को बुरी स्थिति में डालना। तो उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नीचे जो नक्शा है वो एक बार देख लीजिए, कैसे जो ब्रसेल्स है वो पूरा बेल्जियम का बताया गया है। समुदाय कैसे कैसे हैं यहाँ पर। यहाँ जो आपको दिख रहा है ब्रुसेल्स राजधानी का एक जो क्षेत्र है, देखिए उसको अलग उसमें शैडो किया गया है उसमें। तो आसानी से रंग देखिए, उनके अलग अलग रंग दिए गए हैं। रंगों के आधार पर आप, और उसके बगल में दिया गया है ब्रुसेल्स, उसकी राजधानी का क्षेत्र वाला कौन सा है वो देखिए आप। और येलो में देखिए फ्लेमिश डच भाषी का है, वो आप देख लीजिए। जर्मन भाषी का है, देखिए छोटा सा हिस्सा है। तो ऐसे आप इसको देखिए, इसको पहचानें। नक्शे को समझे बिना बिल्कुल आगे ना बढ़ें, आप थोड़ा टाइम दें इस पर और अच्छे से देखें परखें तब आगे बढ़ें। तो देखिए आप नीचे लिखा है, बेल्जियम और श्रीलंका के मानचित्रों को देखें, इनके किस इलाके में विभिन्न समुदायों की सघन आबादी नज़र आ रही है। तो आप इसको ज़रूर देखें, इन दोनों की तुलना करें और समझें। चलिए बात बोले भेद खोले वाले हिस्से पर देखते हैं। यहाँ पे एक लेंस दिख रहा है, देखिए उससे देखने की कोशिश की जा रही है। एथनिक या जातीय, तो देखिए ऊपर हमने एथनिक सब जो जाति शब्द देखा, उसके लिए शब्द यहाँ पे एथनिक बोलते हैं जाति हिंदी में। तो ये क्या है?
ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। तो यानी देखिए जो जो गुट है, मान लीजिए बड़ा देश है, अपने उदाहरण भी लिए ऊपर, तो वो लोग अपने अपने हिसाब से है। देखिए संस्कृति क्या है, अपने आप में एक जीवन जीने का ढंग, कैसे कपड़े पहनने हैं, किस प्रकार के भोजन होंगे, खाने पीने का ढंग होगा, भाषा, तो ये हिस्से आते हैं इसके अंदर। तो देखिए अलग अलग ये है ना, ये समझाने के लिए बताया गया है यहाँ। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। तो देखिए ये भी एक साथ में चलता है कि उनकी उत्पत्ति जो ऑरिजिन हुई है, वो जो उनके एंसेस्टर्स है, पूर्वज हैं, वो समान है, सेम है, यानी कि और देखने का जो ढंग है, मान लीजिए किसी की ज़्यादातर उनमें हाइट लंबी होती है इस तरह से, तो वो कहते हैं कि साइज वाइज जो हाइट का है या कलर है विशेष, तो वो एक खास संस्कृति है से, और वो एक खास ढंग से है, वो सबकी समान है, और एक खास ढंग से रहने का ढंग है उनका, वो सब एक जैसा है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हों या उनकी राष्ट्रीयता एक हो। तो देखिए उदाहरण के लिए हो सकता है कि दो अलग अलग धर्म है, मान लीजिए कोई क्रिश्चियन हो गया और कोई एक तरफ यहूदी हो सकते हैं। हाँ, दो अलग अलग धर्म को मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन भाषा समान हो सकती है उनकी, ये भी एक उदाहरण है। तो इस तरह से ऐसे कई बातें आ सकती हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं पेज नंबर 3 पर। ऊपर की बातें हो गई जहाँ तक मेरा देखना है, तो बीती बात से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने देखा तमिलों का नंबर आता है वो 18% है। तमिलों में भी 2 समूह है, ये ध्यान दीजिए। श्रीलंकाई मूल के तमिल 13% और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए मजदूर के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। देखिए वहाँ चाय के बागान काफ़ी हैं और अंग्रेज़ों के टाइम पे उन लोग वहाँ से आए, अंग्रेज़ों ने, है ना, उसको उनको लाए। तो देखिए अभी तमिलों में भी विभाजन है, 13% अपने वहाँ के जो मूल रूप से हैं और हिंदुस्तानी जो है वो बाकी हैं। तो टोटल में देखा 18%। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। तो देखिए नीचे दिया भी है नक्शा, आप देखेंगे उसका श्रीलंका का, तो आपको बिल्कुल अच्छे से दिख भी रहा है, हिंदी में उन्होंने लिखा भी है छोटे छोटे हिस्सों में। जाफना है, इधर आपका ट्रिंकोमाली है, इससे आपको दिख रहे होंगे। तो ये बता रहे हैं कि जो तमिल है वो उत्तर पूर्वी प्रांत में आबाद है, काफ़ी रहते हैं जो। तो जो मैंने बताया ट्रिंकोमाली के बाद ये जो बट्टी का लोआ है, तो उत्तर पूर्वी के हिस्से हैं उधर। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं। तो देखिए बुद्ध जो थे उनसे निकला है ये बौद्ध धर्म, तो बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान। तो ये अंतर आप समझ लें इसको, कि जहाँ एक और जो भाषा के आधार पर देखा जाए तो तमिल भाषी जो है वो उसमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी। तो मैंने ऊपर बात भी की थी, कई बार धर्म अलग हो सकते हैं, भाषा एक हो सकती है। तो एक समझ रहे होंगे जो एथनिसिटी, जो जातीयता है, उसमें अंतर वो क्या है। तो लेकिन जो यहाँ पर एक चीज़ और देखने मिल रहा है, जो सिंहली भाषी वो अधिकतर बौद्ध हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एक और आपको नई चीज़ मिल रही है, दोनों तरह की चीज़ मिल जाएगी। भाषा वो हिंदी भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं, माफ़ कीजिए, जो वहाँ के ईसाई लोग हैं वो सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो चलिए हम श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद वाले देखते हैं बिंदु पर, इस शीर्षक पर आएंगे सब लोग और आगे बढ़ते हैं। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो
ये देखिए सन याद रखें, आपके लिए ठीक रहेगा। सिंघली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा, पर इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंघली समुदाय की प्रभुत्वता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। बहुसंख्यक हम देखिए, जब जिसको नीचे इसके बारे में लिखा है आप भी देखें इस पेज पर, जो 3 नंबर पर है हमारे नीचे की साइड बहुसंख्यकवाद को बताया गया है। मेजॉरिटेरियनिज्म इंग्लिश में कहेंगे इसे। यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। तो ये क्या है? बहुसंख्यकवाद इस बात को समझाया है कि इस तरह की मंशा रखने वाले लोग थे वहाँ पर और इसमें विश्वास था उनका, क्योंकि ये देखिए अपने आप में गलत है इस तरह की बात कि सिर्फ किसी जगह पे किसी देश में कुछ खास धर्म के लोग अगर कोई बहुत बड़ी संख्या में तो उसे अपनी मनमानी करें, जो अल्पसंख्यक हैं और संख्या में कम है प्रतिशत में, उनके साथ उनकी मांगों को, उनकी ज़रूरतों को ध्यान ना दें। तो इस बहुसंख्यकवाद को लेकर काफ़ी वहाँ पे बात उठी। तो देखिए ये भी नहीं, और वहाँ पे सिंघली समुदाय की सरकार भी बनी और देखिए लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई, हालांकि जनता चुनती हम बोलते हैं लोकतंत्र की परिभाषा से, लेकिन वहाँ पे जो फैसले लिए गए वो किसके फेवर में लिए गए, वो पक्षपात भरे थे, वो बहुसंख्यक जो बड़ी संख्या में थे उनके पक्ष में थे। तो उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे इसको। 1956 में एक कानून बनाया गया, ये ध्यान रखें 1956 को, जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंघली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। तो देखिए राजभाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अब सिंघली यहाँ पे हो गई थी 1956 में। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंघलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। माफ कीजिए। तो यानी आपको ये दिख रहा है कि किस तरह से पक्षपात भरा जो वहाँ के निर्णय थे, वो सरकार थी जो भी वो ले रही थी और किस तरह के फेवरिज्म वो कर रही थी। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराज़गी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। तो ये कोई भी होगा इस तरह से, जो संख्या में कम होंगे, कोई भी धर्म के होंगे, चाहे अपना ही देश हो, क्या फील करेंगे आप, इसको महसूस करें। तो ज़्यादा कठिन नहीं होगा आपको सोचना। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंघलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। तो देखिए असुरक्षा की भावना आ गई अल्पसंख्यक में, क्यों ना आए, फैसले भी इस तरह के लिए गए। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंघली समुदाय के बीच संबंध बिगड़ते चले गए। तो देखिए स्वाभाविक से बात थी, जैसा हो रहा था रिलेशन बिगड़ने ही थे और हुआ भी। तो अब देखिए ज़रा, जो हमने इस तरह की सिचुएशन की बात की थी, ऊपर वाले हिस्से पर देख लेते हैं कि बेल्जियम का एक उदाहरण दिया गया है, उसके ऊपर सोचते हैं। मैं पढ़ना शायद भूल गया था ऊपर का, हाँ तब देख लेते हैं। अब ज़रा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इससे उनकी बीच की लड़ाई और बढ़ जाती, संभव था इससे देश बढ़ जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंघली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। तो नीचे बताया गया, और आइए अब यह देखें कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ। तो हमने देख लिया श्रीलंका वाला एक क्या हुआ। तो यह हमने उदाहरण श्रीलंका का देख लिया, हालांकि मैंने बाद में पढ़ा उसको ऊपर वाले हिस्से को।
हम नीचे फिर बेल्जियम को भी देखेंगे। तो देखिए अगले पेज पर जाने से पहले आप ये नक्शा देख लें, कोलंबो वाले हिस्सों को देखें और किस तरह से यहाँ बांटा गया है। सिंगली को, श्रीलंकाई तमिल को, भारतवंशी तमिल जो है और मुसलमान, ठीक है, उनको अलग अलग कलर्स में, रंगों में दिखाया गया है। तो आसान रहेगा आपको भी सुनना। इसको बड़ा करके आप तस्वीर को देखें और ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं पेज नंबर 4 पर। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। तो देखिए काफ़ी बड़ी मांग थी उस समय की, तो उसको उस भाषा में तमिल इलम कहते हैं। तमिल सरकार, इलम का मतलब है यहाँ पर सरकार से। तो वही नॉर्थ ईस्ट, जाफनावाला और बाकी के हिस्से मैंने बताया, ट्रिंकोकुली, तो इन इलाकों से मांगे उठी और 80 के दशक में काफ़ी बड़े संगठन बने। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृहयुद्ध में परिणत हुआ। देखिए गृहयुद्ध का मतलब नीचे दिया गया है, बात बोले भेद खोले वाले हिस्से में देखें। गृहयुद्ध जो है उसको किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृहयुद्ध कहते हैं। यानी कि जो सरकार के खिलाफ थे, सरकार से नाराज थे, उन्होंने ऐसा तरीका अपनाया, हिंसक प्रक्रिया। देखिए इसमें जान माल की हानि की बात थी, ऐसा हो तो उसको गृहयुद्ध कहते हैं। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए हैं। इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई है। आपने पढ़ा है 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक के पहले अध्याय में, तो आप लोग उसको देखें। उसमें जो यहाँ पे बताया गया संदर्भ कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहाँ के गृहयुद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुई हैं। 2009 में इस गृहयुद्ध का अंत हुआ। चलिए आगे जाने से पहले बेल्जियम पे जाने से पहले एक देख लेते हैं हम 19 के प्रश्न को। बाएं हाथ के ऊपर, बहुसंख्यक समुदाय के शासन में क्या हर्ज है? अगर श्रीलंका में सिंघलियों का राज नहीं होगा तो किसका राज होगा? तो देखिए लोकतंत्र को हमने 9वीं क्लास में बात की और अभी भी करता हूँ एक बार और मैं। लेकिन लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि सबको, जो लोग हैं वहाँ रहने वाले, चाहे वो संख्या में कम हो, हम सबकी बात सुनेंगे, सबको मौका देंगे और ऐसी नीतियाँ बनाएंगे जिसमें सबका भला हो सके और इनके साथ न्याय हो सके, सभी के साथ कहा जाए तो एक तरह का अगर बहुसंख्यक को लेंगे तो ये तो मनमानी होगी ना, पक्षपात हो गया एक साइड। तो इसे देखिए मुश्किलें बढ़ेंगी और दिक्कतें होंगी। ज़्यादा कठिन नहीं है इसको समझना भी, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बेल्जियम की समझदारी पे आते हैं इस शीर्षक पर। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। देखिए एक तरफ स्वीकारता है, दूसरी तरफ क्या हुआ हमने देखा श्रीलंका में। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सके। तो ये आ सकता है संशोधन किस बीच में होते हैं? 1970 और 1993 के बीच में। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। तो देखिए यानी कि आप सोच भी सकते हैं, सोचना ही मुश्किल है, ऐसी व्यवस्था हुई। बेल्जियम के मॉडल, तो ये इस तरह से मॉडल बनते हैं
जो कुछ उदाहरण प्रस्तुत होता है जिसे मॉडल कहते हैं। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारियों के लिए देखिए बॉक्स, तो उन बॉक्स को आप देख सकते हैं कि कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। चलिए हम बिंदु को देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं जो मुख्य बातें हैं। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। देखिए संख्या में से मतलब नहीं था कि देश में कितनी किसकी प्रतिशत है, यहाँ वो जब सरकार बनेगी तो संख्या समान होगी, इसकी बात की गई। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। ये कितना कठिन भी नहीं है, बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि बराबरी का भाव यहाँ पर है। देश में संख्या क्या ऐसे मतलब नहीं है, जब निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है, डिसीजन लिए जा रहे हों, वहाँ बराबरी का मामला हो। क्योंकि सब लोग तो आएंगे नहीं, जब डिसीजन लिया जाएगा तो उनके प्रतिनिधि लोग आएंगे। तो इन्होंने यहाँ पे सोचा, मंथन किया कि कैसे हम समाज में शांति लाए। केंद्र, दूसरा बिंदु, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई है, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। तो देखिए इनको मुक्त किया गया, एक तरह की फ्रीडम दे दी, देखिए कि उनके हवाले कि आप इसका भरपूर उपयोग करें क्षेत्र के हिसाब से। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है, यानी रिप्रेजेंटेशन है। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। एक बार मैंने पढ़ा कि इसको थोड़ा आपको समझने के लिए और आसान रहे कि जो राजधानी मैंने बात की अभी बेल्जियम की ब्रुसेल्स है, देखिए, और उसको बिल्कुल बराबरी का दर्जा दिया गया है यहाँ पर, समझिए। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। देखिए अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया यहाँ पर, बड़ी आसानी से बातें मान भी ली गई। देखिए ये परिपक्वता है जहाँ पे शांति से समाधान किए जाने हैं, एक दूसरे का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, उस हिसाब से चीज़ें ली गई। तो देखिए यहाँ पे नीचे जाने से पहले हम देख लें कि कुछ अपने यहाँ पे लिखा है रूए दे ला मोटेसी, उस भाषा में है शायद। ग्रांड प्लेस गॉटमार्क, नीचे देखिए इसके लिखा है बेल्जियम की एक बस्ती का पता यहाँ दिए गए फोटोग्राफ में अंकित है। गौर करें कि स्थान का नाम और दिशा की जानकारी 2 भाषाओं फ्रेंच और डच में दी गई है। अच्छा देखिए 2 भाषाएं हैं और दोनों में ही वो बताया गया है। तो आप इसको देखिए, दोनों का है ना भाषाओं का को नज़र आ रहा है, देखिए बराबर दर्जा दिया गया है। चलिए हम मुन्नी के बातों को देखते हैं। भला यह भी कोई समाधान हुआ? मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा संविधान ऐसी बातें नहीं कहता कि किस समुदाय से कितने मंत्री होंगे। तो देखिए नज़रिए की बात है, अपने अपने तरीक़ों से उन्होंने इस हिसाब से सोचा, बिल्कुल जो कम संख्या में उनको बराबरी का दर्जा दिया। और यहाँ पर एक तरह की बिल्कुल हमारे देश में जो है वो इस तरह की बात नहीं है, और यहाँ पूरी तरह से आज़ाद है कौन, है ना, कोई भी किसी की रिप्रेजेंटेटिव में किसी भी संख्या में आ रहे लोकतंत्र में। तो एक बातें हो सकती हैं, अब 2 विरोधी बातें हो सकती हैं, बहस भी हो सकती है ज़रूर। चलिए आगे देखते हैं बिंदु। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग, चाहे वे जहाँ भी रहते हों। तो देखिए यहाँ सबका रिप्रेजेंटेशन है। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग, चाहे वे जहाँ भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। देखिए तो पूछ सकता है कोई जो आगे भी किस तरह के मसले पर, तो भाषा हो, संस्कृति या शिक्षा की बात हो,
उससे जुड़े मसलों पर ये फैसले लेते हैं। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, निश्चित रूप से यह जटिल है खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही है। इससे मुल्क में गृहयुद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया है, वरना गृहयुद्ध जो सिविल वॉर है वो उसकी स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बट गया होता। अगर ऐसा होता तो देखिए, जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। तो देखिए, यूरोपीय यूनियन है, आप लोग आगे बढ़ेंगे इसके बारे में बड़ी कक्षाओं में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। यूरोपीय संघ जो है और जो यूरोप के देश हैं वो मिलके बनाए हुए हैं, उसका मुख्यालय भी यहाँ पर है ब्रुसेल्स में। तो ये मॉडल अपने आप में प्रस्तुत करता है। तो चलिए अखबारनामा वाले हिस्से पर आते हैं। कोई एक अखबार पूरे हफ्ते भर पढ़ें और फिर युद्धों और लड़ाइयों की खबरों की कतरनें जमा करें, उनकी कटिंग्स आप जमा करें। 5-5 छात्रों को दो समूह माफ कीजिए एक साथ यह काम कर सकते हैं। दोनों समूह अपनी सारी कतरन साथ मिलकर कुछ इस तरह से काम कर सकते हैं। सारे झगड़ों को उनके स्थान, ये ब्रैकेट में देखिए कोष्टक में, अपने प्रदेश, देश से बाहर के हिसाब से वर्गीकृत करें। दूसरा देखते हैं बिंदु, इन टकरावों के कारण जानने की कोशिश करें। इनमें से कितने विवाद सत्ता के बंटवारे को लेकर हैं। तीसरा देखते हैं बिंदु, इनमें से किस किस विवाद को सत्ता में साझेदारी तय करके सुलझाया जा सकता है। तो देखिए, ऊपर हमने बेल्जियम का उदाहरण पढ़ा, श्रीलंका का भी एक पढ़ा। देखिए, अंतर में स्पष्ट समझ में आया, एक जगह शांतिपूर्वक किस तरह से मामलों का निपटारा किया गया और एक जगह पर मामला काफ़ी दिन तक 2009 तक चला। तो इस तरह से आप लोग ये एक्टिविटी करें ये, और आपको फ़ायदेमंद देगी, आपको अच्छी समझ पैदा करेगी। चलिए आगे जानने से पहले हम ऊपर जो 19 क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि सत्ता में हिस्सेदारी से हम ज़्यादा ताकतवर होते हैं। यह बात तो कुछ अजीब लगती है, खैर ज़रा सोचने दीजिए। तो देखिए, आप भी ज़रा इस पर सोचें। ये हम किसी चीज़ को कई एंगल से देख सकते हैं। देखिए, अगर आप देखें कि जिसको ये हिस्सेदारी मिल रही है उसके हिसाब से भी अगर हम चीज़ों को देखें तो उसका विकास तो है ही, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई राज्य हो, कोई संस्था हो। जब पावर की शेयरिंग होती है तो एक तरफ पावर बढ़ता है और एक तरफ देखा जाए कि दूसरी तरफ काम एक आसान भी हो जाता है। तो अगर हम नज़रिए की बात, इसमें काफ़ी फ़र्क डालती है कि किसने किस तरह से इसको देखा है। बेल्जियम के लोगों ने, आप देखेंगे कि किस तरह से सत्ता की हिस्सेदारी को देखा उन्होंने, और बढ़िया से एक दूसरे का ध्यान रखा और शांतिपूर्वक निर्णय ले लिया। आपने उनको कुछ उदाहरण भी दिखाया भाषा का, 2 उदाहरण हमने दिखाए। और एक तरफ श्रीलंका भी था। तो देखिए, अगर उसको अच्छे से अच्छी मंशा के साथ अगर चीज़ों को किया जाए और ध्यान रखा जाए एक दूसरे के ख्यालातों का, तो चीज़ें सुधर सकती हैं और अच्छा है भी। तो मुझे आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। तो देखिए, क्या है, बेल्जियम में ध्यान रखा कि जो सारे जो कम्युनिटीज़ हैं, हर एक क्या जो इमोशंस हैं उनकी रेस्पेक्ट हो और सबका ध्यान रखा जाए। नीतियाँ इस प्रकार से बने पॉलिसीज़ की सबका भला हो और किसी का नुकसान ना हो।
चाहे उस संख्या में कम हो ज़्यादा हो, मतलब हाँ, इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। देखिए, आप इस पर मंथन भी कीजिए और ज़्यादा दूर मत जाइए, फैमिली के स्तर पे ही देखें, अगल बगल समाज पे भी, कि अगर हम इस तरह से नहीं करते हैं, एक हिस्से को अगर दबाने की कोशिश करते हैं, उसकी बात को नहीं सुनते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं, तो होता क्या है, नफ़रतें पैदा होती है और आगे जाके फूट पड़ती है और हिंसा वाल होती है, काट लड़ाई मार कटाई। देखिए, कई हज़ार लोग मरे श्रीलंका में भी, और वही नहीं, कई ऐसे देश आपको मिल जाएंगे जहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है। तो बहुत मायने रखता है वहाँ के लोगों की सोच, उसमें संस्कृति का भी बहुत लेना देना है कि किस तरह के लोग हैं, वहाँ पालन पोषण किस प्रकार से होता है, कि हाँ शांति सिखाई जाती है, एक साथ मिलकर रहना सिखाया जाता है या लड़ना सिखाया जाता है, कि किसी भी कीमत पर आगे बढ़ जाओ किसी को नुकसान पहुँचा के भी। तो कई बातें आप इस पर सोचें कि क्या आप विकास, ऐसा विकास चाहेंगे कि दूसरे के उससे नुकसान हो, या आप ऐसा चाहेंगे कि उसका भी थोड़ा सा आपका ही घाटा हो लेकिन दूसरे का भी थोड़ा फ़ायदा हो जा रहा हो। तो थोड़ा इस पर सोचें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 6 पर आते हैं। सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। तो देखिए, एक पक्ष है ये, चूँकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसीलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। तो देखिए, हमने ऊपर बात भी की, मैंने बोला कि चीज़ें अगर सुगम तरीके से चलाए बिना लड़ाई झगड़े के तो ठीक रहता है। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो एक पक्ष दिखा रहा है कि इससे टकराव का अंदेशा है ना कम होता है, और जिस तरह से अगर हम ध्यान देते हैं तो, और इससे जो राजनीतिक सरकारें हैं देखिए वो अच्छे से चलती हैं। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। अखंडता यानी कि देखिए उसकी जो अपने आप में जो एकता है उसकी वो बिखर सकती है और वो आगे नुकसान हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। तो देखिए, जब लड़ाई होगी तो ऐसा है नहीं कि एक पक्ष का ही होगा, जवाबी हमले होते हैं एक दूसरे पे होता है, तो वहीं जब लड़ाई होती है, युद्ध होते हैं, तो दोनों साइड का नुकसान होता है, कोई कम ज़्यादा, तो इससे क्या वो फ़ायदा है, नुकसान तो नुकसान है, जान माल की हानि दोनों साइड होती है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, और वह बात कहीं ज़्यादा गहरी है। तो देखिए, जो पहला हमने बात किया पक्ष का, बिंदु एक छोटे में याद रखें, राजनीतिक स्थिरता यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है, सरकारें अच्छे से चलती हैं, उनकी गतिविधियाँ सही से चलती हैं अगर ध्यान रखा जाता है तो। और दूसरा पक्ष एक और भी है इसको लेकर, वो ये कि आगे पढ़ते हैं इसको, सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, और हमने नवी क्लास में भी बात की थी कि लोकतंत्र जो है उसको लेकर अच्छे से कि किस तरह सबका ख्याल रखना एक लोकतंत्र में ज़रूरी है, अल्पसंख्यक का भी। तो ये लोकतंत्र की आत्मा है, सोल ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे कि व्यक्ति के जीवन में जिस तरह से आत्मा का एक महत्व होता है, उस तरह से लोकतंत्र की आत्मा है, और वो सत्ता यानी कि मिल बांट कर अच्छे से उसका साझा करे सत्ता को, पावर को। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए,
और ये लोग इसी ठर्रे से रहें। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। तो देखिए यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी समूह। हम यहाँ एक बहुसंख्यक या कोई अल्पसंख्यक कोई भी हो उसकी बात नहीं कर रहे, यानी मिलकर और सबका साथ उसकी बात कर रहे हैं। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक, तो देखिए युक्तिपरक का मतलब क्या है, हम नीचे समझाया गया है, बात बोले भेद खोले वाले हिस्से में देखते हैं इसी पेज पर बाएं साइड में नीचे। युक्तिपरक, हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला। हानि लाभ यानी कि नुकसान और फायदा, है ना। तो बहुत सोच कर अच्छे से केयरफुली आप देखते हैं कि कैसे, कितना बड़ा नुकसान, कितना घाटा, किस तरह के वो हो सकते हैं, मंथन करते हैं। पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर इसके उलट होता है। तो देखिए नीचे एक लाइन दी गई, पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित, तो इसमें अंतर है। देखिए ऊपर में तो थोड़ा, जैसे हम बोलते हैं युक्तिपरक, वहाँ मंथन करते हैं, विचार करते हैं, थोड़ा बहुत समझौते की बात भी आती है। किसी का थोड़ा सा घाटा होने से किसी दूसरे का थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, तो इस बात थोड़ा है नहीं कि नापतोल रखते हैं ध्यान। और जब नैतिकता की बात आ जाएगी तो पूरी तरह से आप कहेंगे कि आप संभावना बढ़ जाए कि हम एक साइड हो जाए और एक पक्ष हो जाए। तो जब बैलेंस करना होता है वहाँ युक्तिपरक बात होती है, तो ये ध्यान रखें इस बात को। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। तो देखिए दोनों को एक एक शब्द में आप याद रखें ताकि आपको उस समय याद करने में आसानी हो। एक युक्तिपरक है, एक नैतिक तर्क है। तो देखिए जो पहला वाला हम कह रहे थे कि राजनीतिक स्थिरता बनी रहेगी, यानी कि कैसे भी, यानी कि दिक्कतें ना हो समाज के अंदर, और थोड़ा हेर फेर किया जा सकता है, थोड़ा समझौता किया जा सकता है ताकि राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। दूसरा नैतिकता के बाद, जो कि लोकतंत्र का मूल्य ही है, अपने आप में आधार ही है, तो वो डिमांड करती है कि अल्पसंख्यक का और सबका ध्यान रखा जाए। एक आइडियल वे में देखिए सबका ध्यान रखा जाए, लोकतंत्र की बात भी है ये, लेकिन प्रैक्टिकली पूरी तरह से संभव कई बार नहीं होता है और समझौते करने पड़ते हैं। चलिए नीचे देखते हैं क्या समझा क्या जाना वाले हिस्से पर। एनीते बेल्जियम के उत्तरी इलाके के एक डच माध्यम के स्कूल में पढ़ती हैं। फ्रेंच बोलने वाले उसके अनेक स्कूली साथी चाहते हैं कि पढ़ाई फ्रेंच में ही हो। सेल्वी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के एक स्कूल में पढ़ती हैं। वहाँ और उसके स्कूल के बहुत से दोस्त तमिल भाषी हैं और इनके माता पिता पढ़ाई का माध्यम तमिल ही रखना चाहते हैं। कौन सी सरकार एनीते और सेल्वी के माता पिता की इच्छा पूरी कर सकती है? किसे सफलता मिलने की संभावना अधिक है और क्यों? तो देखिए काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप इस पर आप लोग सोचें। हम लोग 2-3 दोस्त आपस में बैठें और इस पर बातचीत करें। मैंने पढ़ भी दिया और आप भी अवश्य इसको पढ़ें, इस पर सोचें। काफ़ी अच्छा देगा आपकी उम्र के बच्चों के लिए है ये। तो आप क्या चाहेंगे उस जगह पे होंगे तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको उत्तर ना दूँ, आप इस पर अवश्य सोचें। चलिए अब इस पर मंथन करें, बातचीत करें ज़रूर। और जितना हमने पढ़ा, देखिए एग्ज़ाम पर्पज़ का मामला नहीं है यहाँ पे, कोई आपके एग्ज़ाम से ऐसा नहीं पूछेंगे सीधा उठा के, तो इसके आधार पर पूछेंगे और आप यहाँ सोचेंगे, अच्छे से परखेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदेमंद रहेगा ऐसी सिचुएशन से डील करना। तो आप देखें और दोनों पक्ष को हमने बात की, इस पर देखें। चलिए जर्मन गवर्नमेंट, ऊपर देखते हैं, ये गाड़ी आपको दिख रही है, जर्मन इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना। देखिए उस घर पे लिखा है गाड़ी पे जर्मन गवर्नमेंट। बाईं तरफ अंकित कार्टून में जर्मनी की एक समस्या का संकेत किया गया है। वहाँ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नामक दो बड़ी पार्टियों की गठबंधन सरकार है।
देखिए दोनों पार्टियों का हम नाम याद रखें जो गठबंधन सरकारें हैं। ऐतिहासिक रूप से ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी रही हैं। सन 2005 के चुनाव में इन दोनों में से किसी को अपने बूते सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला, इसलिए इन्हें गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। दोनों दल विभिन्न नीतिगत मामलों पर अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी वहाँ साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। जर्मनी की संसद के बारे में जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो देखिए आप यहाँ पर है, आप लोग और जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे बुंदेस्टाग जो लिखा है, तो उम्मीद आपने इसको अच्छे से पढ़ा। एक बार और आप देख लीजिए। तो देखिए एक चीज़ तो क्लियर है। देखिए आप इस देखेंगे गाड़ी को ध्यान से, तो इसमें दो स्टीयरिंग है, यानी कि देखिए दो जने चला रहे हैं। तो ये शो कर रहा है, ये दिखा रहा है, प्रॉब्लम दिखा रहा है। देखिए ऐसा तो होता नहीं, गाड़ियों में अक्सर एक ही होता है। तो ये प्रॉब्लम दिखा रहा है कि गठबंधन सरकारों में किस तरह की समस्या होती है। कि देखिए अगर वो मेजॉरिटी एक पार्टी नहीं ला पाती है तो उसको मजबूरन फिर गठबंधन सरकार बनाना होता है। और देखिए जब बहुत सारी पार्टी एक साथ मिलकर आएंगी तो सब चाहेंगे कि हमारी बातों के ऊपर तवज्जो दिया जाए, हमारे मंत्री बने सरकार के अंदर। तो देखिए जो ड्राइवर की सीट है उसको सब चाहेंगे हथियाने के ऊपर दिखाया गया है कि देखिए इस तरह से होता है। लेकिन सच यही है और अक्सर कि कोई भी दो सीट नहीं होती है, जो चालक की होती है वो एक ही होती है। तो और ये सच है, तो ये समझौता करना पड़ता है। और ऐसा होगा, दो दो होंगी तो आप भी जानते हैं कि गतिहीन हो जाएगी गाड़ी और वो चलेगी नहीं, सब एक्सीडेंट होगा ही, है ना। और हमने दिखाया ये जो है किसको लेकर, जर्मनी को लेकर दिखाया गया है और हमने इसको अच्छे से पढ़ा। दो पार्टियों का नाम लिया हमने, लेकिन मजबूरन ये लोग 2005 में, हालांकि इनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, फिर भी एक साथ आके ये लोग सरकार जैसे जैसे चलाते हैं। तो देखिए ये भी एक ढंग जो बताया गया है कि किस तरह से मुश्किल होता है इसके अंदर, और ये अपने आप में कितना मुश्किल काम है। तो चलिए पेज नंबर 7 पे आते हैं। खलील की उलझन। जैसा कि होता आया है, इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था और बैताल उसकी पीठ पर बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए, बैताल ने कहानी शुरू किया। कहानी इस प्रकार थी। देखिए ये कैरेक्टर हैं और काफ़ी इसको आपने नाम नहीं सुना हो, पहले तो बहुत चलता था। अब इसके बारे में और जानकारी लें, विक्रम बैताल की कहानी। हालांकि यहाँ पे जो यूज हुआ है वो अलग अलग कैरेक्टर में हुआ है, लेकिन कैरेक्टर बहुत नामी है अलग अलग, आप देखेंगे तो धारावाहिक ऐसा चलता था पहले। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, जो विक्रम है वो बाइक चला रहा है और उसके पीछे बैताल है, उसको नींद ना जाए उसके लिए व्यवस्था कर रहा है, वो कहानी सुना रहा है। चलिए कहानी को हम देखते हैं। बैरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदायों के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे तो माँ सुन्नी मुसलमान। आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात न थी। तो देखिए अब दो अलग अलग धर्म दिख रहे हैं, ईसाई और मुसलमान। अक्सर आप लोगों को भी देखने को मिल जाएगा, अलग अलग धर्मों के लोग, जातियों की भी शादी करते हैं, इंटर कास्ट इंटर रिलीजन भी होता है। मॉडर्निटी का एक उदाहरण है ये। आधुनिक शहर के लिए ये कोई अनूठी बात नहीं है, ऐसा देखने को मिलता है अक्सर। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बैरूत में भी बस जाते थे। वे साथ रहते थे, मिलजुल होता था, पर गृहयुद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया था। तो देखिए यहाँ पे जो लेबनान की राजधानी है वो बैरूत है, वो ध्यान रखें। चलिए आगे। गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए।
इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ था तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, पर दोनों पक्ष अभी भी इस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आबादी के लिहाज से दोनों बराबर थे, लेकिन जो मुस्लिम है वो वहाँ पे बहुमत में आ गए। लेकिन देखिए समझौता हुआ और फिर भी चीज़ें चली। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता। तो ये उसकी दिक्कत है। वह ना तो माँ के धर्म को मानता है, ना ही पिता के। असल में वह चाहता ही नहीं है कि किसी भी धर्म से जोड़कर उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। तो देखिए ये उसकी अपनी अलग दिक्कत है। इसको लेकर तो कोई बात नहीं हुई। खलील किसी धर्म में विश्वास नहीं रखता है। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्र की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी समुदाय का हो। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृहयुद्ध देखा है उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। अभी कहानी खत्म भी नहीं हुई थी कि वे टीवी टावर के पास पहुंच गए। यहाँ वे रुक सकते थे। बैताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और उसका अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? क्या आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या आप कुछ नया करते? बैताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या आप बेचारे विक्रम को बैताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं? तो देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इस पर सोचने वाला है। और मैं फिर से चाहूँगा कि इस पर आप अच्छे से सोचें और देखें। कई पक्ष हैं इस पर और ध्यान रहे कि खलील अपने आप में किसी धर्म में विश्वास नहीं करता है। तो ऊपर की जो हमने श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी पढ़ी उसके बेस पर आप लोग अपना भी सोचें और नहीं समझ में आता तो एक बार और ऊपर पढ़ें स्टोरीज़ को या सुने यूट्यूब पे मेरे जो मैंने बोला, और उसके आधार पे आप ये सोचें कि क्या सही हो सकता है और दोनों पक्ष को लें। जो उनके बड़े बुजुर्ग थे उनकी ज़िंदगी, उनके अनुभवों को ना भूलें आप, और आप ये खलील की भी बातों को ना भूलें जो इसकी अपनी राय है। तो कई तरह की राय आएंगी, देखिए उसका एक स्पष्ट उत्तर नहीं आपको पहले बता दूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। आप ये अलग अलग से सोचें इस पर और आप अपनी बातों को चाहे तो यूट्यूब पे लिख के दें और ये आपस में बात करें, आपको जो अच्छा लगे। इसमें ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदेमंद करेगी ऐसे सिचुएशंस के अंदर,
कि दोनों सही हो सकते हैं अपनी जगह पे, है ना। तो जहाँ स्पष्ट उत्तर नहीं हो आप कैसे कह दें कि एक उत्तर है, तो आपको एक कुछ सही लग सकता है। खलील की बातें आपको अच्छी लग सकती हैं एक तरफ, जो उनके पेरेंट्स हैं उनकी। चलिए हम पेज नंबर 8 पर आते हैं। सत्ता की साझेदारी के रूप। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। तो ये देखिए यानी कि पॉलिटिकल जो पावर है उसका वो डिवाइड नहीं किया जा सकता है, और ये जो बात इसी के खिलाफ ही आया था कि नहीं, साझेदारी से ही काम होगा। चलिए आगे देखते हैं। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। ठीक है, हमने 9वीं क्लास में अच्छे से इस पर बात की है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसीलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। देखिए हम इस पर बात भी की थी कितना ज़रूरी है ये, और ये लोकतंत्र का अपना आधारभूत नियम है, मूल्य है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करें। तो देखिए कई रूप हो सकते हैं, और जो पावर शेयरिंग का तरीका है तो कुछ की बात की गई है यहाँ पर। चलिए हम उनमें से एक को देखते हैं। पहला, शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे। तो देखिए आप इसको एक बार और देख सकते हैं। तो जिस शासन व्यवस्था में, लोकतांत्रिक शासन में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जो बंटवारा होगा सत्ता का, वो है, उसे कहेंगे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण। क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। ये जो अनलिमिटेड बोलते हैं ना, वो नहीं कर सकता है, लेकिन उनका भी एक लिमिट होता है, और वो अपने लेवल को पार नहीं कर सकती है। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। तो इसे कई बार इसको चेक एंड बैलेंस भी इंग्लिश के लिए एक टर्म यूज होता है, और वो दो सुंतरन, आप इससे देखें कहीं पर, आप यही है वो व्यवस्था है। यहाँ पे और भी सत्ता के और भी केंद्र हैं वहाँ पर, और आप अपने लेवल से ज़्यादा नहीं जाएंगे, वरना दूसरा आपको रुकने के तैयार है वहाँ पर। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती ज़रूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको टर्म ऊपर लिया था, चेक एंड बैलेंस है ना, कंट्रोल करना और बैलेंस करना, इसकी व्यवस्था इसको कहते हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे, और अपनी भाषा में आराम से लिखिए इसको, बात समझिए जो ये कहने की यहाँ कोशिश की गई थी
इस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाती हैं। आप समझ गए तो अच्छे से, वो तो टर्म है अपने आप में, नियंत्रण अनुसंधान की व्यवस्था क्या है, तो आप अपनी भाषा में आराम से लेंगे कि कोई भी एक उसका उपयोग ना करे असीमित तौर पर। तो हम दूसरे पे आते हैं। तो पहला प्रकार हमने देखा, दूसरा स्टार्ट करते हैं। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। तो देखिए इसमें आपको स्पष्ट अंतर दिख जा रहा है कि एक देश के लिए अपनी रहेगी सरकार, जो जनरल सरकार कहेंगे हम, जनरली सबके लिए कॉमन होगा, और उसके बाद हर एक एरिया के लिए अलग अलग, है ना, स्टेट के लिए, एरिया के लिए। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। इससे ही कई सारे गवर्नमेंट्स हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहाँ के, जो पेज नंबर 9 पे आ जाइए, संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ है, पर श्रीलंका में नहीं हुआ है। तो देखिए अंतर आपको दिख रहा है, और जहाँ हुआ वहाँ भी। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयाँ हैं। ये भारत में है, आपने देखा है। जो लोग शहर में है वो नगर पालिका को देखते हैं, और पंचायतें आपको अक्सर गांव में मिल जाएगी। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। देखिए ऊपर हमने पहले क्षैतिज वो पढ़ा था, क्षैतिज स्तर का, और यहाँ हम ऊर्ध्वाधर वर्टिकल बोलते हैं हम इसको। बिल्कुल सीधाई से और बिल्कुल सत्ता है वो बटी हुई है, यानी सबसे ऊपर उसके नीचे एक है ना, हायर एक पद सोपान है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, इस प्रकार से। हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो ऊपर ये बताया गया ऊर्ध्वाधर में, इसको आप इस तरह से भी देख लीजिए कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, कम शक्तिशाली, उससे कम शक्तिशाली, है ना। तो एक तरह का एक ऑर्डर बना होता है। देखिए पुलिस सिस्टम में भी आप जाएंगे तो देखिए आपने पोस्ट देखी होंगी, होता है सबसे ऊपर आपको आईजी की पोस्ट इस तरह से मिलेगी, आपको सबसे नीचे कांस्टेबल मिलेगा, एक पूरा लेवल है इसके बीच में, एसीपी, डीसीपी, अलग अलग फिर पोस्ट होती हैं। इस तरह आईएएस में भी होता है। तो उस तरह का एक बंटवारा है। चलिए अगला देखते हैं, 3 नंबर। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। तो देखिए हमने सरकार वहाँ पढ़ा, और यहाँ पे विभिन्न सामाजिक समूह, जिसमें हम भाषाई और धार्मिक समूहों को भी ले सकते हैं। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। देखिए है ना, हमने पढ़ा था कि जो दलित वर्ग है उनके लिए बाकायदा सीटों की बिल्कुल आरक्षित किया गया है। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझने लगे। क्योंकि लोकतंत्र है और सबका उसके अंदर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो इसलिए ये बात की इंश्योर करने के लिए किया जाता है। अल्पसंख्यक समूहों को भी, माफ़ कीजिए, समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है ना। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों पर हम इकाई 2 में चर्चा करेंगे।
तो चलिए आगे जाने से पहले 8 नंबर पे जो कार्टून है उसको हम देख लेते हैं। देखिए सब उसका टाइटल है सत्ता की बागडोर। इसके अंदर क्या बना हुआ है, दो लोग जो दिख रहे हैं, देखिए इसमें एक पुतिन लिखा है, एक बुश लिखा है। ये उस समय का है जब ये कार्टून 2005 का है साल। तो इसके अंदर देखिए जो घोड़ा है उस पर डेमोक्रेसी लिखा है और दो लोग इसको चलाते हुए आपको दिख रहे हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, जो ऊपर जो है व्लादिमीर, सत्ता की बागडोर केवल हमारे हाथ में रहे। तो ये बुश कह रहे हैं व्लादिमीर पुतिन से। जॉर्ज बुश थे उस समय राष्ट्रपति। लेकिन नीचे में पढ़ते फिर इसका जवाब पे बताएंगे आपको। 2005 में रूस में कुछ नए कानून बने हैं। इन कानूनों को बनाकर रूस के राष्ट्रपति को कुछ और शक्तियां सौंपी गई हैं। इसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस का दौरा किया था। ऊपर दिए गए कार्टून के अनुसार लोकतंत्र और सत्ता के केंद्रीकरण में क्या संबंध है? यहाँ जिस चीज़ की तरफ ध्यान खींचा गया है उसकी पुष्टि में क्या आप कुछ और कार्टून जुटा सकते हैं? तो देखिए ये दोनों लीडर्स हैं, आपको पता है, दोनों वहाँ के नेतृत्व करता हैं। तो कोई भी जगह है और लोकतंत्र के अंदर जो लीडर्स होते हैं वो चाहते हैं कि वो लोग सत्ता में रहें। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि ये लोकतंत्र के मूल्य के, ये जो लोकतंत्र का सिद्धांत अपने आप में ये उसके खिलाफ है कि सत्ता का केंद्रीकरण हो अपने आप में, क्योंकि एक सत्ता सबके में बटी होनी चाहिए और उसका इसकी हिस्सेदारी जो है, साझेदारी सबके साथ हो। तो ये दिखा रहा है इस कार्टून अपने आप में कि किस तरह से जो रशिया के और जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति इस्तेमाल करके जो नीतियाँ होती हैं, उसके जो निर्णय लिए जाते हैं उस पर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। और इस तरह से वो अपने यहाँ की जो लोकतांत्रिक शासन है उस पर नियंत्रण कर रहे हैं। तो ये दिखा भी रहा है कि किस तरह से नीति पे जो आखिरी फैसला होता है वो राष्ट्रपति के हाथ में, और इनकी कितनी बड़ी ताकत है और अंतिम निर्णय लेने की ताकत है। तो किस तरह से नियंत्रण कर रहे हैं ये, जो कि ठीक नहीं है। तो अच्छा, अगर हम कुछ उदाहरणों की बात करें तो उसमें हम शेख मुजीबुर रहमान का हम ले सकते हैं। क्योंकि देखिए बांग्लादेश में इन्होंने क्या किया था कि अपनी एक पार्टी थी इनकी, जो आवामी लीग थी, उसको उन्होंने जो एक दलीय लोकतंत्र घोषित कर दिया था बांग्लादेश को। यहाँ तक देखिए बांग्लादेश को एक दलीय लोकतंत्र, यानी कि एक दल ही वहाँ पर रहेगी और वो भी डेमोक्रेसी है। तो कहाँ से ठीक है? आप भी इस पर सोचिए, क्योंकि देखिए उसमें प्रतिस्पर्धा नहीं है वो चीज़। तो इस पर आप भी और सोच सकते हैं कि क्यों नहीं है। और इस पर तो वो क्यों, अब सीधी सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली रहें और निर्णय निर्माण में उनका ज़्यादा वो हमेशा बनाए रखे, ताकतवर बने रहें। तो इसके लिए अक्सर शासक लोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई भी हो, करने को मिलते हैं इस तरह की चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब 4 नंबर पे हम देखते हैं सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। तो देखिए चौथा प्रकार है। तीसरा सामाजिक समूह को लेकर था, यहाँ प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं, जो मूवमेंट्स होते हैं, कई तरह के आंदोलन आपको मिल जाएंगे पर्यावरण को लेकर, कई और अधिकार के लिए होता है। ये भी एक तरीका है। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंदिता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे।
एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती हैं। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। इकाई 3 में हम राजनीतिक दल, दबाव समूह और सामाजिक आंदोलनों की कार्यप्रणाली पर गौर करेंगे। तो देखिए, डिटेल में हम और आगे जाएंगे भी, तो आपको अपने आसपास दिख भी रहा होगा कि ये आंदोलन आपको देखने को मिलते हैं। किसान कभी गन्नों के लिए करते हैं, वो प्रेशराइज करते हैं, उनके अपने अपने संगठन होते हैं, क्षेत्रकारिक संगठन है। इस तरह से अभी हाल ही में वो एक आंदोलन हुआ आपने जनवरी में, वो चल भी रहा है, तो वो देखें। तो अपने अपने तरीक़ों से नीतियों पर प्रभावित करने की कोशिश की जाती है और सफल भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले हम अपने जो चुन्नी है उसके प्रश्न को देख लेते हैं। मेरे स्कूल में हर महीने क्लास मॉनिटर बदल जाता है, क्या आप इसे ही सत्ता की भागीदारी बता रहे हैं? तो हाँ, बिल्कुल, आप देखेंगे कि जो क्लास मॉनिटर होते हैं बदले जा रहे हैं, तो देखिए वो लोग सत्ता में अलग अलग लोग आ रहे हैं, मौका दिया जाता है। तो ऑब्वियसली इस बात को हम देखते हैं कि और स्पष्ट हो रहा है कि सत्ता में भागीदारी निभा रहे हैं और लोग भी आ रहे हैं, तो एक सही बात है। और देखिए यहाँ पे सत्ता की साझेदारी भी हो रही है, सबको बारी बारी से मौका दिए, इसका मतलब है ना, सबको नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है, साझेदार हो रहे हैं। तो कई तरीके हो सकते हैं, यहाँ इस तरीके की बात की गई है। चलिए, अब हम 10 नंबर पेज पर आ जाते हैं। क्या समझा क्या जाना वाले हिस्से पर। सत्ता के बंटवारे के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। ये सत्ता की साझेदारी की 4 श्रेणियों में से किसमें आते हैं? यहाँ सत्ता का साझा कौन किसके साथ कर रहा है, तो चलिए हम पढ़ते हैं और उसको आपको कोशिश करते हैं। और यार, आप लोग भी अपने लेवल स्तर पर देखें, ये बहुत अच्छा एक क्रिया गतिविधि हो सकती है आपके, आप इसको सोचें और इस पर आप देखें। कि मैं पढ़ देता हूँ एक बार। बम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि वह तत्काल कार्रवाई करे और मुंबई के 7 अनाथालयों के 2000 बच्चों के रखरखाव में सुधार करे। तो देखिए, न्यायपालिका इंटरफेयर कर रही है, और ये पहले वाले का उदाहरण दिख रहा है जो हमने चारों में से जो पहला पढ़ा था हमने, नियंत्रण और संतुलन का, स्पष्ट तौर पर। तो दूसरा देखते हैं। कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सरकार ने वहाँ के मूलवासी समुदाय के साथ ज़मीन के दावों पर निपटारा करने पर सहमति दे दी। स्थानीय मामलों के लिए जवाबदेह मंत्री ने घोषणा की कि सरकार मूलवासी समुदाय के साथ पारस्परिक सम्मान और सहयोग की भावना से काम करेगी। तो देखिए, जो दूसरा वाला हमने उदाहरण जो ये बिंदु है, ये हमें तीसरा वाला जो है सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह। देखिए, एक समूह तो है जिसके लिए बात की गई है कि स्थानीय मामलों के प्रति जो मूलवासी समुदाय उसको लेकर उसके सहयोग की बात की गई है। तो अब इसको एक बार और पढ़ें, उसको आपको भी समझ में आ जाएगा। जो तीसरा प्रकार है वो है, तीसरा हम देखते हैं बिंदु। रूस की 2 प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियों, द यूनियन ऑन राइट फोर्सेस और लिबरल याबोल्को मूवमेंट, ने एक मजबूत दक्षिणपंथी गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठनों के विलय का फैसला किया। इनका प्रस्ताव है कि अगले संसदीय चुनाव में हम उम्मीदवारी की साझा सूची बनाएंगे। तो देखिए, हमने चौथा वाला पढ़ा, सत्ता के बंटवारे को दबाव समूह आंदोलनों के प्रभावित करने के लिए और अलग अलग तरीक़ों से वो लक्ष्य बनाते हैं। तो इसी में ये बात की भी गई है कि विभिन्न पार्टियां मिलकर अपना सीटों का बंटवारा करती हैं, और ये करती है। चौथा प्रकार है।
ठीक है, चौथे को आप पढ़ें और अच्छे से। चलिए हम अपना इसमें चौथा बिंदु देखते हैं। अब नाइजीरिया के विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्रियों ने, देखिए प्रांत आ गया, विभिन्न प्रांतों के यानी राज्य, एकजुट होकर मांग की है कि संघीय सरकार अपनी आमदनी के स्रोतों को घोषित करे। वे यह भी जानना चाहते थे कि विभिन्न प्रांतों के बीच राजस्व का बंटवारा किस आधार पर होता है। तो देखिए हमने विभिन्न सरकारों के बीच और केंद्रीय और राज्य सरकारों की जो बात की, जो दूसरा प्रकार है सत्ता के बंटवारे का, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय पर अलग अलग सरकार रहे, तो ये उस वाले हिस्से में आती है। तो चारों भी प्रकारों को आपने उम्मीदें समझा अच्छे से और पढ़ा, इसको एक बार और समझने की कोशिश करें, इतना कठिन नहीं है ये। तो चलिए अब हम प्रश्नावली जो है उसकी ओर चलते हैं। पेज नंबर 10 पे जो है पहला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दें। स्टूडेंट मैं आपको जो एक्सप्लेन करूँगा जितने आंसर्स, मैं कोशिश करूँगा कि उसको आपको मेजर पॉइंट्स बताऊँ और आप उसको अपनी भाषा में उसको एक्सप्लेन करें और वहाँ लिखा हो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, अभी बता रहा हूँ कि उत्तर मेल जोल होना चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल कहीं किताब कहीं पे लिखा हो ज़रूरी नहीं है कुंजी से आपने दे के सेम उतार दिया, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। उदाहरण भी आपके अपने हो सकते हैं अगर आपको मिल रहे हैं तो। ये आज़ादी है हमारे यहाँ होती है, जो राजनीति विज्ञान के अंदर आप बंधे नहीं हैं यहाँ पर अपने उदाहरणों को लेकर अपने एक्सप्लेन करने में। तो ये हमने पढ़ा है इस लेसन में और जस्ट हमारी एंडिंग भी इसी से ही हुई है। आपको जो मैंने देखा था, आपने जो मैंने 4 तरीके बताए थे उसमें और सब में उदाहरण दिए थे, तो आप उसको एक बार और देख लें। तो पहला तरीका आपको पता है कि जो सत्ता है उसकी क्षैतिज विभाजन की बात की गई थी, जो मैंने बात की थी पहले उसकी। एक जो शक्ति के उसके ऊर्ध्वाधर विभाजन की मैंने बात की थी, उदाहरण भी मौजूद है उसके अंदर। तो मैं तो आपसे एक्सरसाइज कराऊंगा, क्योंकि आप जब तक समझेंगे नहीं, मैं सब आपको उत्तर दे दूँ तो ये ठीक बात नहीं होगी। तो आप अपने आप से ढूंढें और उसको जानें, इससे आपकी पकड़ और मजबूत होगी और आपको हमेशा याद रहेगी। एक मैंने बात की थी इसी में ही, जो तीसरा प्रकार था उसमें जो सामाजिक समूह है उनके बीच जो सत्ता की साझेदारी थी, जो है ना, उनके बीच सत्ता का विभाजन की जो बात की थी मैंने उसकी। और ये तीसरे बार इसमें बेल्जियम वाला उदाहरण ले सकते हैं जो कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात की थी। तो याद रखें आप, सब किताब में से ये और कुछ और आप सुने कहीं पे न्यूज़पेपर में यहाँ और कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, तो आप उसको अवश्य डालें। और एक मैंने बात की थी जो राजनीतिक दल होते हैं, दबाव समूह और जो आंदोलन है, इनके बीच सत्ता की साझेदारी की, इसका पॉइंट्स मैंने दिया किस तरह से 2 दल मिलके करते हैं आपस में कोई गठबंधन चुनाव लड़ने के लिए। तो ऐसी कई बातें हैं, तो आप अवश्य इसको ध्यान दें और अपने उत्तर मिलाएं और उसको ज़रूर इसको बढ़ाएं। और जितने शब्दों में कहा जाए एग्ज़ाम में ध्यान रखें, उतने शब्दों में इसको आप खींच सकते हैं। कम शब्दों में कहें तो वहाँ आप कर सकते हैं, आप बड़े में भी शब्दों का आप ध्यान रखें। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। भारतीय संदर्भ में सत्ता की माफ कीजिए हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताएं। तो देखिए आपको भी एक याद होगा, 2 मैंने बात की थी। एक राजनीतिक स्थिरता की बात की थी जो पहला पॉइंट था, जो कि अपने आप में एक जो युक्तिपरक है वैसा एक कारण दिख रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको देखिए सामाजिक संघर्ष होंगे और जाके ये हिंसा को और राजनीतिक अस्थिरता, सरकारें नहीं रहेंगी, दंगे फसाद होंगे। तो ये पहला हो गया। और दूसरा मैंने नैतिक वाली बात की थी कि ये लोकतंत्र का जो मूल्य है अपने आप में है, उसकी आत्मा है जो लोकतंत्र की, वो इसमें बसती है किसी को सब मिल के चलाएं, शासन में सबकी भागीदारी हो। तो आप इसको जितना बड़ा करना चाहे करें और देखें इसको, अंदर किताब में भी लिखा हुआ है मैंने। चलिए तीसरे प्रश्न पे आते हैं।
इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले। आप इनमें से किससे सहमत हैं और क्यों? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में दें। तो देखिए, शब्दों के ध्यान रखें, इस तरह से एग्जाम में भी आते हैं। ये थम्मन का देखते हैं। जिन समाजों में क्षेत्रीय, भाषाई और जातीय आधार पर विभाजन हो, सिर्फ वहीं सत्ता की साझेदारी जरूरी है। मथाई, इनका देखते हैं। सत्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे बड़े देशों के लिए उपयुक्त है जहां क्षेत्रीय विभाजन मौजूद होते हैं। औसेफ का देखते हैं। औसेफ, हर समाज में सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन ना हो। तो देखिए, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो लोकतंत्र वाला हमने 9वीं क्लास में अच्छे से पढ़ा भी है। तो आप देखेंगे जो औसेफ का जो अपने आप में इसका जो बिंदु है, जो कहना क्या है, और वो अपने आप में ज़्यादा मुझे तो तार्किक लग रहा है। शायद आपको भी लगे, क्योंकि देखिए आप इसमें आज़ाद हैं वैसे, लेकिन ज़्यादा अच्छा तो ये रहेगा कि आप ही सोचे कि जो किताब का मकसद भी है वो यही है कि देखिए, एक समाज के अंदर है, जैसे हमारा देश भी लोकतांत्रिक देश है, तो सबको बराबर हक मिले और किसी के साथ अन्याय ना हो कम से कम, और सब लोग चाहेंगे किसी से कोई गलत ना हो, सब लोग सुखी पूर्वक रहें, शांतिपूर्वक रहें। तो जो लोग इसके पक्षधर है अवश्य औसिफ की ओर जाएंगे, क्योंकि देखिए इससे मतलब नहीं है। हर एक समाज को ज़रूरत होती है कि उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, उनका ख्याल रखा जाए, और यही नहीं है। और ये अपने आप समाज में जो संघर्ष होते हैं उनको, विभिन्न समूह होते हैं समुदाय के, उनको उनके बीच जो संघर्ष है उनको दूर करता है और समाज में स्थिरता बने रहती है। और इससे ये भी लगता है नागरिकों में भी कि अपने आप में वो अपने आप को क्या बोलते हैं, ठगा हुआ महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, उनकी बातें नहीं सुनी जाएंगी, तो अलगाव एक पैदा हो जाएगा और जाके आगे चल के नुकसान देगा। और इस तरह से जो सरकारें हैं उनको जनता की सहमति मिल पाएगी, और क्या बोलते हैं, और जनता भी ज़्यादा सरकार से वो संतुष्ट रह पाएगी। और क्योंकि निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें उनको अपना योगदान करने को मिल रहा है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, और भी सोचिए आप इस पे, चाहे तो और भी बना के अपना लिख सकते हैं इस पर। हाँ, बिल्कुल बंधे नहीं हैं उत्तर लिखने के लिए, ध्यान रखें इस बात को। चलिए चौथे प्रश्न पे। बेल्जियम में ब्रुसेल्स के निकट स्थित शहर मर्स्टेम के मेयर ने अपने यहाँ के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताया है। उन्होंने कहा कि इससे डच भाषा न बोलने वाले लोगों को इस फ्लेमिश शहर के लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। क्या आपको लगता है कि यह फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना से मेल खाता है? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में लिखें। देखिए, हमने पढ़ा भी है अपने उदाहरण में भी, पार्ट में जो था उसमें इसको उदाहरण बिल्कुल आया था, जब बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है उसकी बात की गई थी कि वहाँ किस तरह से शासन चलता है। तो जो अगर उस चीज़ को देखें तो आपको मालूम चलेगा कि जो मेयर का निर्णय है अपने आप में, वो जो ब्रुसेल्स के जो बेल्जियम के अपने आप में जो सत्ता की साझेदारी की जो व्यवस्था है उससे तालमेल नहीं खाती है। और देखिए, जो भी व्यवस्थाएं हैं वो अपने आप में जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले और डच भाषा बोलने वाले समुदाय हैं उनके बीच में शांतिपूर्ण व्यवस्था कायम करने के लिए है। और देखिए, एक भाषा को अगर आप बैन कर रहे हैं इस तरह से, तो क्या कर रही है मेयर, एक तरह से उकसा रही है, और वो एक नई नागरिक विद्रोह को, क्योंकि देखिए लोग लड़ेंगे आपस में इस तरह से, अगर भाषा पे पक्षपात इस तरह से होगा तो एक इस तरह से चीज़ों को वो पैदा कर रही है, अनकम्फर्ट जोन को, जिससे भी लोगों के बीच में द्वेषभाव बढ़ेगा, लोग लड़ेंगे आपस में, झगड़ेंगे। तो सही बात ये हुई कि दोनों ही भाषा को स्कूल में स्वीकार किया जाए, और इस तरह से द्विभाषी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको लाया जाने का चाहिए, और इसी से लोगों के बीच में शांतिपूर्ण संबंध और एक सौहार्दपूर्ण कहा जाए मिलजुल कर रहेंगे। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए उद्धरण को गौर से पढ़ें
और इसमें सत्ता की साझेदारी के जो युक्तिपरक कारण बताए गए हैं उसमें से किसी एक का चुनाव करें। चलिए इसको पढ़ते हैं। महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने और अपने संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें पंचायतों को अधिकार देने की ज़रूरत है। पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। यह सत्ता उन लोगों के हाथों में सौंपता है जिनके हाथों में इसे होना चाहिए। भ्रष्टाचार कम करने और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने का एक उपाय पंचायतों को अधिकार देना भी है। जब विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी होगी तो इन योजनाओं पर उनका नियंत्रण बढ़ेगा। इससे भ्रष्ट बिचौलियों को खत्म किया जा सकेगा। इस प्रकार पंचायती राज लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा। तो देखिए जो कुल मिला के यहाँ बात की गई, तो आप समझिए कि बात की लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा साझेदारी और जो योजना है और क्रियान्वयन है उसमें लोग भागीदारी करें। तो इसमें एग्जैक्टली जो लाइन है वो आपको यहाँ दिख रही है। जब विकास योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी होगी तो इन योजनाओं पर उनका नियंत्रण बढ़ेगा। इससे भ्रष्ट बिचौलियों को खत्म किया जा सकेगा। इस प्रकार पंचायती राज लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा, है ना। तो आप यहाँ से चाहे तो जो जब विकास है यहाँ से लेकर और जो इसमें भ्रष्ट बिचौलियों को खत्म किया जा सकेगा, यहाँ तक आप ये लाइन हम चुन सकते हैं जो बिल्कुल बात कर रही है युक्तिपरक जो कारण यहाँ पे मिल रहा है। जब विकास से लेकर जो ये किया जा सकेगा तक, ठीक है। चलिए छठे प्रश्न पे आते हैं। सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। इनमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में हैं उनकी पहचान करें और नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें। तो आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे, चलिए हम इसको पढ़ भी लेते हैं। सत्ता की साझेदारी का विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। तो हाँ। ख, पक्षपात का अंदेशा कम करती है, तो बिल्कुल ये भी देखने को मिलता है। ग, निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है। देखिए ये तो कहीं सही नहीं है, क्योंकि साझेदारी होगी तो ये नहीं होगा। साझेदारी में तो हमारा मामला और सरल होता है। घ देखते हैं, विविधताओं को अपने में समेट लेती है। तो हाँ देखिए डाइवर्सिटी होती है अपने में अलग अलग लोगों को, लेकिन वो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होती है वहाँ पे, इस तरह से मामला निपटाया जाता है। तो घा भी है। चलिए अंगा देखते हैं, अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है मकसद। च, सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है, तो अब देखेंगे हाँ लोग भागीदार बनते हैं। और छ, देश की एकता को कमज़ोर करती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो देखिए सारे गा माँ आप देखेंगे तो आप ध्यान से आपको मालूम चलेगा। देखिए क कहाँ पर है, देखिए क आप ऐसे ही यहाँ सीखें इस तरह से। इसी तरह से आपके बड़े बड़े जो एग्ज़ाम होंगे 10वीं के बाद बेस पे कई सरकारी एग्ज़ाम्स भी होंगे, आगे आप देंगे भी, तो आप यहाँ से सीख सकते हैं ये तरीके। इससे आपका टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो देखिए जो पहला है वो का तो ठीक है ही, तो उसमें से देखिए आप ध्यान से देखेंगे चारों में, तो का 3 में है, एक में है नहीं, यानी देखिए माँ वाला तो गया क्योंकि इसमें का है ही नहीं। अब एक ट्रिक भी कोशिश करें इसको, तो आपका खा तो गया है ना, खा तो है ही नहीं, वो गलत था। तो 3 में से आपको हो गया। चलिए का सब में, फिर खा भी देखिए, खा भी आ रहा है 2 नंबर पे। देखिए हम लाइन वाइज से देख रहे हैं, तो आप अगर देखेंगे लाइन वाइज से तो उसमें सा और गा एक साथ मिल रहे थे, यानी कि अब गया रे भी, जो रे वाला ऑप्शन है वो भी गया। तो सा गा में सब देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। इसलिए खा हो गया, इसके बाद घा, चलिए दोनों में घा है, सा और गा में। उसके बाद आके देखते हैं तो आखिरी में जो सा वाले में उसमें चा है जो कि हमारा सही है, और गा वाला छा है, तो जो कि गलत है। तो हमारा सही हो गया सा, जो कोष्टक में ब्रैकेट में सा है, का खा घा और चा, ये हमारा सही उत्तर है क्रमवार से। उम्मीद आप लोग समझें। एक बार और इसको पीछे करके वीडियो इसको आप समझे एक बार और, तो ट्रिक है इसको समझिए। जो मैंने बातें की वो और सुनिए 2-3 बार, आपको समझ में आएगा, तो आप इससे और
कम टाइम भी होगा और आप कर पाएंगे। अब सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मिलाने की, आप देखते जाएंगे और एलिमिनेट करते जाएंगे। पहले पूरे एक विकल्प को ही, सारे गामा में से एक को, फिर ऐसे से आप ठीक कर पाएंगे। तो चलिए अब हम 7 पे आते हैं। चलिए 7 देखते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। तो देखिए आप कई बार इसमें भी आप टाइम चाहे तो बचा सकते हैं। आप इसमें देखें कि इस प्रश्न के नीचे भी उसी तरह से दिया हुआ है। जो क ख ग घ है, इसके नीचे आप देखेंगे ऊपर दिए गए बयानों में से कौन से सही हैं। तो देखिए मिलान दिए हुए हैं एक एक करके, आप इसको देखें। तो हम इसको पढ़ते हैं और अपने जो विकल्प को आप देख लिए, उसके आप देखते हैं कौन सा सही है। चलिए का, बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। तो आप देखेंगे ऐसा नहीं था, कितनी बढ़िया से उनकी अरेंजमेंट हुई थी कि सभी भाषाओं को अपना अपना इंपॉर्टेंस देके मामले को सुलझाया गया। तो एक कतई भी सही नहीं है। खा देखते हैं, सरकार की नीतियों ने सिंघली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। तो देखिए आपने पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ये सही है कि नीति थी 1956 की, आपको जहाँ तक याद हो, और विशेष अरेंजमेंट किए गए थे उनके लिए। तो खा एक हो गया। तो अब चाहें तो देखिए का तो है नहीं, आप विकल्प में भी देखें थोड़ा साथ में, तो ये आपका काम करते जाएगा आगे। तो अभी देखिए किसमें जो पहला है वो उत्तर खा है, तो आपको ऑटोमेटिक इसमें खा देखिए कहाँ दिख रहा है आपको पहले में। देखिए सा वाले में आपको कोई पहला खा नहीं दिख रहा है। रे वाले में देखिए आपको खा पहले नहीं दिख रहा है। ग वाले में देखिए, माफ़ कीजिए गा वाले में देखिए, तो उसमें गा और घा है, तो वो भी नहीं है। माँ वाले में देखिए तो पहला क्या है, खा है, तो आपको दिख गया खा। तो ये ऐसे भी आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं, बट हम एग्ज़ाम ये टाइम बचाने के लिए होगा, और ऐसा हो तो आप वो देख सकते हैं, ट्रिक से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ हम इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। चलिए तो माँ वाला जो है वो देखिए खा, तो आपको दिख गया। खा और में भी हैं, बट देखिए पहला जो है वो खा माँ वाले में है, तो हम वहाँ जाएंगे पहले। चलिए गा देखते हैं, अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचे पर बांटने की मांग की। तो देखिए ये बात भी सही है कि उन्होंने कोशिश की थी, और अपना तो देखिए अलग उन्होंने कई सारे संगठन ही बने थे, आपने देखा। तो वो चाह रहे थे कि भाई शिक्षा और रोजगार में उनको अवसर दिए जाएं, संघीय ढांचा बने। चलिए घा देखते हैं, बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया गया। तो देखिए बिल्कुल सही बात है। मैंने देखा भी कि जो बेल्जियम में फेडरल जो गवर्नमेंट वहाँ लाई गई संघीय सरकार, और इस तरह से वहाँ पे देखिए किसी भी तरह का जो देश टूटने की संभावना थी उसको हटाया गया। उतना बढ़िया से एक उदाहरण भी पेश हुआ, एक आधा है मॉडल के तौर पर, हमने मॉडल की बात की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो आप उत्तर समझ गए, माँ उत्तर होगा इसका, जो माँ कोष्टक में है ब्रैकेट में, खा गा और घा। चलिए अब 8 नंबर प्रश्न पे, सूची 1 जो कोष्टक में देखें, सत्ता के बंटवारे के स्वरूप, और सूची 2 कोष्टक में, कोष्टक चालू, शासन के स्वरूप कोष्टक बंद में मेल कराएं और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही जवाब दें। तो देखिए इसमें मेल कराना है, तो हम ऐसा करते हैं कि पहला वाला पढ़ रहे हैं सूची, और उसमें से मिलाएंगे इस तरह से की करके। चलिए सूची 1 का पढ़ते हैं। 1, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। तो आप अगर से ध्यान से देखेंगे तो पहले का है वो घा है, संघीय सरकार। तो देखिए उसमें राज्य सरकार की बात होगी, संघ भी होगी, कई स्थानीय सरकार भारत में है, पंचायती राज। तो काम आसान करने के लिए और सत्ता को कई भागों में विभाजित किया जाता है। तो
पहले का घा, दूसरा देखते हैं विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा। उसने थोड़ा सा रुके, मैंने थोड़ी जल्दी कर दी। इसके नीचे आप देखेंगे कि आप पहले पढ़ें पूरा इसको, सूची 1 सूची 2, और उसके बाद जो नीचे कोड दिए गए हैं उसके बाद हमको करना था। तो हम ये अभी जल्दी नहीं करेंगे इसको, और फिर उन्हीं तरह करते जैसे पहले किए गए, हमने कई मिलाए थे उसी तरह से करते हैं। तो जो पहला है एक बार और उसको देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को। तो सूची 1 में पहला क्या था, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। तो उसको थोड़ा मैंने गलत पढ़ लिया था। तो आप देखेंगे सरकार के अंग कौन कौन से हैं, जो विधायिका है, कार्यपालिका, जो न्यायपालिका है, तो इनके बीच में कितनी कितनी शक्तियां हैं, उनके वितरण की बात की गई है। तो ये बात अधिकारों के वितरण की है। तो इसका पहले का ख दिख रहा है हमें। तो आप देखें किसमें पहले का ख आ रहा है। तो ये देखिए, अगर ट्रिक आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये कोड आपको दिख जाएगा। इसमें जो गा वाला ऑप्शन है, आप देखेंगे गा में जो पहले का है वो ख दिख रहा है, और बाकी में देखिए आप, बाकी में है ही नहीं पहले का ख। तो ऑटोमेटिक अगर टाइम ना हो, कुछ ऐसा हो कहीं पे भी, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए किसी में है ही नहीं पहले का, सॉरी इसमें हुआ पहले का खा जो है वो 2 में है, रे में है और गा में है। तो देखिए 2 विकल्प आप हटा दीजिए, सा और मा। ठीक है, तो चलिए 2 तो हट गए। तो रे और गा में जो पहला है वो खा है, खा है दोनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 नंबर देखते हैं, विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा। तो देखिए यहाँ सरकारों के बंटवारे की बात की गई है। तो देखिए फेडरल जो गवर्नमेंट है, मैंने वहाँ चाहिए इसलिए मैंने गलत पढ़ दिया था उसको। तो यहाँ होगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार जो है पंचायत का। और इस शहर में आप देखेंगे शहरी नगर निगम जो होती हैं, वहाँ आपको उदाहरण मिल जाएंगे। तो दूसरे का घा है, तो देखिए दूसरे का घा किस में है, तो ये आपको स्पष्ट दिख रहा है। जो रे और गाँव में जो चल रहा था मामला कि 2 तो हट गए थे, सा और माँ। अब रे और गाँव में था, तो 2 का घा उत्तर है। तो देखेंगे अब 2 का घा किस में है, गा में है, जो गा कोष्टक में है वो है। तो यानी कि हमारा, अब हम बिल्कुल श्योर हैं, क्योंकि अब किसी में घा है नहीं, और किसी में है तो देखिए पहला किसी का गलत था, ऑलरेडी हो गया जिसमें है। तो हमें पहले से दे के चलना है, सीरियल वाइज है ना, क्रमवार से। तो इस तरह से आपका टाइम बचेगा। अगर कहीं पे टाइम कम हो तो वैसे आप पढ़ सकते हैं पूरा करके, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। हटाने के लिए बोल रहा हूँ कि विकल्प ज़्यादा आपका टाइम ना जाए तो आसान हो सकता है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से वो अलग है, यहाँ आप देखें इसको हम पढ़ रहे हैं पूरा, तो यहाँ पर अलग पर्पज़ से देख रहे हैं, हम यहाँ पूरा पढ़ेंगे वैसे। तो देखिए गाँव में हमने देखा, तो ये जो दूसरे का है वो घा है। चलिए अब तीसरा देखते हैं, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। तो देखिए सामुदायिक सरकार की बात की जा रही है यहाँ पे, है ना, विभिन्न समुदायों के बीच में जो सामाजिक समूह उनके बीच में। तो इसका का हो गया, तीसरे का का। तो ये गा वाले विकल्प में आप देखेंगे, है ना। चलिए चौथा देखते हैं, 2 या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। तो देखिए जब 2 दल मिलते हैं उससे अधिक, तो गठबंधन सरकार, आप जानते ही हैं। तो आप देखिए कोalition गवर्नमेंट जो बोलते हैं। तो इसका हो गया गा, 4 का गा। तो उम्मीद है इसको समझे अच्छे से, ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। अब हम अपने अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं, 9 नंबर प्रश्न पर। सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित 2 बयानों पर गौर करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर जवाब दें। तो देखिए यहाँ भी कोड है, इसको पढ़ लेते हैं पहले। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है। ब, इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है। तो देखिए यहाँ उत्तर लगाने के मकसद से ना रहे, इसी तरह के प्रश्न आपको और बड़ी कक्षाओं में जाएंगे, और बड़े जो सरकारी एग्जाम्स होंगे आगे आप देखेंगे, जितना आगे आप बढ़ेंगे, ये शुरुआत है। आपकी इसी तरह के प्रश्न दिए जाएंगे और आपसे सोचने को कहा जाएगा, और आपको आपकी परख होगी इससे कि आप कितना अच्छा सोच लेते हैं इस हिसाब से जो कहा गया है। तो ये सही है गलत है आप उसको बताएंगे। तो देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे
तो जो आ है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है। देखिए हमने बहुत बातें की इस पर ऑलरेडी। जब सत्ता सब में बटेगी, जो भाग लेने वाले सभी हिस्सेदारों के बीच बटेगी, तो युद्ध क्यों होगा, अशांति क्यों होगी। तो यानी ये तो बात ठीक है, लाभकर है। अब बात देखते हैं, इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है। तो मैंने कहा बिल्कुल भी बात की। अब अशांति नहीं रहेगी तो देखो इस तरह का टकराव नहीं रहेगा, सबको बराबर मौका मिला है। यानी आ और बा दोनों ठीक है, हमको लग गए। चलिए अब देखते हैं कौन सा गलत है कौन सा सही। तो का आ सही और लेकिन बा गलत है, ऐसा है नहीं। खा आ और बा दोनों सही है। तो देखिए हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आ और बा दोनों सही है, तो उत्तर खा होगा। तो आप अच्छे से पढ़े, इसके आधार पर आप इसको उत्तर दे पाएंगे। ऐसा आप ही के लिए एक्टिविटी होती है। अब इसे और सीखें और कई तरह के प्रश्न आगे आएंगे, तो आपकी परख होगी। तो आप इससे पूरा विकल्प पढ़ लें, इसके बाद आप थोड़ा सोचें, उस पर करें। क्योंकि देखिए मैंने पहले ही पढ़ा तो उसको मेरी समझ के आधार पर मुझे लगा, और यह बिल्कुल स्पष्ट था, और आप भी हम समझ ही गए होंगे। तो इसी तरह से हमारा पहले जो पाठ है उसकी समाप्ति होती है। तो आप अच्छे से अपना समय व्यतीत करें, पढ़ें और उस पर अच्छे से सोचें और समय का अच्छा सदुपयोग करें। ओवरऑल ग्रोथ का भी, वैसे कोविड के दौरान है तो आप लोग बाहर ना जाएं और समय का अच्छे से घर पे ही उपयोग करें। ठीक है, धन्यवाद। तो चलिए अखबारनामा वाले हिस्से पर आते हैं।